प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आर और पीसीएस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज हम ध्येय आईएएस द्वारा दिया हुआ एक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें फुल टेस्ट है, इसमें 150 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है। अनुच्छेद 243 का, 223 का, 224 के अंतर्गत, 243 गा के अंतर्गत और 343 के अंतर्गत। तो किस सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए किसके अंतर्गत आप दे सकते हैं? 323 का के अंतर्गत। ठीक है, 323 का के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है। जो 243 गा दिया हुआ है, 243 गा में क्या है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान है। पंचायतों की संरचना, ठीक है, पंचायतों की संरचना है। और 343 में क्या है? राजभाषा, जो है संघ की राजभाषा। ठीक है, तो आपका सही क्या होगा? आंसर ए। आगे बढ़िए। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सत्य नहीं है? यह एक अस्थायी सदन है, इसमें 2/3 सदस्य, तो यह अस्थायी सदन है, यह सही है। इसमें 2/3 सदस्य कह रहा है, तो 2/3 सदस्य नहीं होता है, 1/3 सदस्य, तो यही गलत है आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सत्य नहीं पूछ रहा है। बाकी इसके अंतर्गत इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है। और विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा संकल्प पारित कर देगी और संसद इसको समाप्त कर देगी, तो ये भी सही है। ठीक है, ये आपका गलत है, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? बलवंत राय मेहता समिति, एम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, के थुंगन समिति। तो द्विस्तरीय के लिए अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय दिया था, बलवंत राय मेहता इन्होंने क्या दिया था? त्रिस्तरीय। ठीक है, इन्होंने द्विस्तरीय दिया था, अशोक मेहता ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? ठीक है। ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो इसमें से मूल कर्तव्य में कौन सा नहीं सम्मिलित है? अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये आपके मूल कर्तव्य में नहीं है। आप जैसा जानते होंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, कितने? 10 मूल कर्तव्य। और फिर 2002 में शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ के कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, उनके माता पिता का इसको जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है? 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है ना, तो ये भी मूल कर्तव्य है किसका? माता पिता का। चलिए आगे बढ़िए। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य हैं? नवनिर्वाचित लोकसभा एवं वरिष्ठतम सदस्यों के लिए एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, तो इसके दोनों सही हैं। ठीक, जब नई विधानसभा
या लोकसभा जब चुन के आती है, लोकसभा का बात कर रहा है, तो लोकसभा जब चुन के आती है तो वहाँ कोई अध्यक्ष तो होता नहीं, अध्यक्ष बाद में चुना जाएगा। तो जो सदस्य होते हैं उसमें से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, या पहले अध्यक्ष को शपथ दिला देता है और उसके बाद में जब अध्यक्ष बन जाता है और चुन लिया जाता है तो वो अन्य सदस्यों को शपथ दिला देता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो ये अनुच्छेद 171 आई के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। यहाँ पे 171 एच के अंतर्गत कौन है? तो 171 एच में है अरुणाचल प्रदेश। 171 जी में कौन है? 171 जी में है मिजोरम। ठीक है। और 171 में कौन है? यहाँ पे आपके मुंबई और गुजरात। 171 आई में कौन सा है? गोवा। ओके, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कार्ड दिया हुआ है। कथन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये बात सही है। और दूसरा क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। तो इसमें सही क्या होगा कि ये गलत है और आर सही है। ठीक है। अगला, किसी सहकारिता और उद्योग के लिए ये सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की? ठीक है। राजमन्नार आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो किसने की थी इसमें से? ये जो है किया था डी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है। नहीं, 8 में बी है, सरकारिया आयोग ने किया था, है ना, सॉरी, सरकारिया आयोग ने किया था। किसका? कृषि एवं सहकारिता उद्योग के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का। सहकारिया आयोग जो है, सहकारिया आयोग 1983 में बनाया गया था। 1983 में केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। उसी समय इसने कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए भी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश इसी में, जब यह आयोग गठित हुआ था 1983 में, तभी इसने इसकी भी सिफारिश की थी और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1987 में। ठीक है। 83 में गठित हुआ था और 87 में रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए, ये त्रिस्तरीय था, 3 लोग थे इसमें, 3 सदस्य। और रणजीत सिंह सरकारिया जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या नाम था पूरा? रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संरचना संचालन में मूलभूत हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 337 और अनुच्छेद 340। तो इसमें बताना है कि SC ST को लोकसभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है आरक्षण? तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है। SC के लिए सीटों की संख्या है 84 और ST के लिए सीटों की संख्या है 47। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? धार्मिक समानता, राजनैतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। तो कौन सी समानता प्राप्त किया गया है 17 और 18 के अंतर्गत? 17 और 18 के अंतर्गत जो समानता प्राप्त हो रही है वो है
सामाजिक समानता। 17 में क्या है, पहले छुआछूत को ख़त्म किया है, अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया, सामाजिक समानता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है, दंडित कैदियों को क्षमादान करना यह नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, और राज्यों और केंद्रों के मध्य अगर कोई विवाद है तो उसको भी कौन सा देखता है? उसको भी आपका सर्वोच्च न्यायालय, तो ये आपका नहीं देखता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कौन सा काम नहीं करता है? तो दंडित कैदियों को क्षमादान ये करना उसका काम नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, अनुच्छेद दिया हुआ है, प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320, 330, 323 ए, 324। ठीक है, तो 330 इधर दिया हुआ है। देखिए 330 में अभी आपने पढ़ा था कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। 330 अभी अगले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में। 323 ए अभी आपने पढ़ा था, क्या था? लोक सेवा आयोग के कार्य, प्रशासनिक अधिकरण, और निर्वाचन आयोग में से क्या था? प्रशासनिक अधिकरण। पहला क्वेश्चन यही था ना, शायद पहला ही क्वेश्चन था। और 324 के अनुसार क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। और 320 में क्या हो जाता है? लोक सेवा आयोग के कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन सी। ठीक, 3, 4, 2, 1। संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 87, 76, 85 और 84। तो अनुच्छेद 85 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा, जिसमें दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। अगला, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 1/3 बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, आधे सदस्यों के द्वारा। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अगर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, महान्यायवादी को हटाना, लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। तो इसमें से कौन सा सही है? बताइए। सी, महान्यायवादी को हटाना है ना। क्यों? संसद से हटवाना है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद हटाती है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद हटाती है, लोकपाल को भी। लेकिन महान्यायवादी किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो राष्ट्रपति हटा भी सकता है, चाहे जब चाहे तब। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। सही बात है। सुगौली की संधि संबंध आंग्ल अफगान से नहीं था, आंग्ल नेपाल से था, तो ये गलत हो गया। और सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। पूछ रहा है कौन से सत्य हैं? तो पहला और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना? बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी, यही देखिए सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि बहिष्कृत भारत जो है ये किसका था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने? भीमराव
अंबेडकर ने। दूसरा है दैनिक आज, इसका शिव प्रसाद गुप्त सही है। और स्वदेश वाहिनी, न्यू इंडिया इनोवेशन के रामकृष्ण पिल्लई और ए शिव प्रसाद गुप्ता सही है। बहिष्कृत भारत का B.R. अम्बेडकर होगा, ना कि महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग का, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। कौन कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, ये दोनों इसमें सम्मिलित है भारत में। ठीक है, हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? 1981 कारखाना अधिनियम, 1991 कारखाना अधिनियम, 1911 कारखाना अधिनियम, 1922 कारखाना अधिनियम। 1881, 1891। तो बताइए कौन सा है? इसमें से है 1881, जो लॉर्ड रिपन के समय आया था, है ना। तो इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोक दिया गया था। ठीक, और महीने में 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन का अवकाश देना आवश्यक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? श्रीचंद, निरंजन, जयनाथ और चंडीनाथ। तो किसने की थी? चंडीदास। किसने की थी? तो श्रीचंद जी ने की थी। श्रीचंद जी कौन थे? ये गुरु नानक जी के पुत्र थे, और इन्होंने ही, ये कौन थे? गुरु नानक जी के पुत्र थे, गुरु नानक के पुत्र थे। तो इन्होंने ही उदासी संप्रदाय की, क्या किया था इन्होंने? उदासी संप्रदाय का स्थापना किया था। ओके, आगे, निम्नलिखित में से किस संस्था का नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? किसका नाम? आत्मसम्मान आंदोलन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, हरिजन सेवक संघ और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका नाम था? हरिजन सेवक संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। निम्नलिखित कथनों में, यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। इसके इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो कौन था? फिंच, हॉकिंस, मिल्टन हॉल और सर टॉमस रो। तो कौन था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, इसको जहांगीर के दरबार में ये रहता था। 1608 में ये ब्रिटिश कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था। ओके, और अकबर के नाम का ये पत्र लाया था। अकबर के नाम पर पत्र लाया था, लेकिन अकबर तब तक मर चुका था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर और लॉर्ड हालवेल। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, सूची दी हुई है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ उसके संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा संगठन किसने स्थापित किया था। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, पेरिस इंडियन सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ है श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, तारक नाथ दास और मोहन सिंह भागना। तो देखिए, पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना मैडम कामा ने किया था। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तारक नाथ दास जी ने किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मोहन सिंह भागना ने किया था। तो 1, 2, 3, 4 ए पार्ट। अगला क्वेश्चन,
अभिकथन और कारण है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, सही है। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, तो ये भी सही है। तो व्याख्या और कारण दोनों सही हैं। आगे, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को, राजा राम मोहन राय को, ये भी दोनों को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको। और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। और युगदूत कहा जाता है, युगदूत। तो इतनी चीज़ों से इनको, इतने नामों से इनको संबोधन किया जाता है, संबोधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्यों से, चेरों से, चोलों से और राष्ट्रकूटों से। तो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का किससे है संबंध? कौन से राजाओं से? तो चोलों से है, ठीक है। चोल राजाओं से कावेरी पत्तनम का संबंध है, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? उरैयूर। क्या थी इनकी राजधानी? उरैयूर, ठीक है। बाद में कहाँ हो गई थी इनकी राजधानी? इन्होंने शिफ्ट कर लिया था पहाड़, ओके, पहाड़ नहीं, पहाड़। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? अकबर, बाबर, जहांगीर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुलसीदास जी अकबर और जहांगीर के शासनकाल में समकालीन थे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, 1532 से 1623 तक, ठीक है। 1532 से 1623 तक। कह रहा है किसके समकालीन नहीं थे? तो किसके समकालीन नहीं थे? बाबर के और अकबर के और जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हुआ? साम्राज्यवादी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से, इधर एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। विज्ञानेश्वर, माधव, जयदेव और गंगाधर, मिताक्षरा, नरकासुर विजय, गीत गोविंद और शंकर विजय। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? सही सुमेलित नहीं है, ओके। कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी थी, माधव ने नरकासुर विजय लिखा और जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था। गंगाधर ने शंकर विजय नहीं लिखा था। शंकर विजय की रचना किसने की थी? विद्यारण्य जी ने क्या किया था? इसकी रचना की थी, ओके, शंकर विजय की। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पे गंगाधर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया था। सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, सही बात है। गुप्त संवत चलाया और रजत मुद्राएं चलाई, तो इसका सभी कथन सत्य हैं। मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन, मिहिर भोज, महेंद्र वर्मन,
इनमें से कोई नहीं। तो मामल्ल शैली का नरसिंह वर्मन के समय में। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? खिज्र खां, नसीरुद्दीन महमूद, अबू बकर शाह और मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है। और इसने कब किया था, किस सन में? तो 1398 में। 1398 में तुगलक वंश पर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह महमूद का जब शासन था, तब तैमूर ने आक्रमण किया था। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोहरिया का युद्ध, सरेपुल का युद्ध, खानवा का युद्ध और चौसा का युद्ध। कह रहा है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था? तो सरेपुल का युद्ध हुआ था 1501 में। ठीक है, बाबर द्वारा लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी बाबर लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी बाबर द्वारा लड़ा गया था। देहरिया का युद्ध ये 1532 में। ठीक है। और चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है। तो 1501, 1523, 32 और 39, तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 सिपार। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था तुर्की सरदारों की समानता पर, अफगान सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, राजाओं के दैवीय आधार पर। तो लोदियों का जो राजस्व सिद्धांत था वो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। ओके, अगला क्वेश्चन। कथन और कार्ड दिया हुआ है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, सही है। और इसे लेखन का ज्ञान तो है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, दोनों सही हैं। ठीक है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे और भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। क्या कह रहा है कि असत्य कथन कौन से हैं? ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो देखिए इसमें से जो है कि असत्य कौन सा है। बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में है, आगम जैन साहित्य में है, भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ये कोई भी इसमें से गलत नहीं है, इसका मतलब सब सही है। ठीक है। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन, राधाकांत देव। तो किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। क्या? इस संस्कृत कॉलेज, थोड़ा सा ये देख लीजिए। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वाराणसी में। और एक हुई थी हिंदू कॉलेज। तो इसमें जब आता है पेपर में तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। हिंदू कॉलेज कहाँ बना था? ये आपका जो है बंगाल में बना था, है ना, बंगाल के कलकत्ता में। कलकत्ता में ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भाई साहब डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी ने बनवाया था। और ये संस्कृत कॉलेज है। तो वाराणसी में संस्कृत कॉलेज था और हिंदू कॉलेज कहाँ था? कलकत्ता में। तो ये वाराणसी में मत लगा के चले आना। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन 1918 में अवध में हुआ था, में निम्नलिखित में से कौन एक संबंधित नहीं है? इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र। तो जो उत्तर प्रदेश किसान सभा थी 1918 में गठित हुई थी, तो इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र जी तीनों लोग थे। ये जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो यही इसका आंसर है। ओके। वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी। तो 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड वेवेल ने बुलवाया था। तो इसका कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन। कैबिनेट मंत्री योजना के कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
A.B. अलेक्जेंडर। अगला है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेबर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड रिपन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। आप थोड़ा सा टाइम लेके देख लिया कीजिए कि कौन सा आंसर आपको सही लगता है, उसके बाद देखा कीजिए कि मैं क्या लगा रहा हूँ। इसमें ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कार्यक्षेत्र दिया हुआ है। मध्यकालीन संत कौन है? शंकरदेव, मलूकदास, नरसिंह मेहता और नामदेव। इनका कार्यक्षेत्र असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो शंकरदेव का असम सही है, ठीक है। मलूकदास का राजस्थान, तो मलूकदास जी का जो है राजस्थान नहीं था, है ना। मलूकदास जी का राजस्थान नहीं था। मलूकदास जी का कहाँ था? पूर्वी उत्तर प्रदेश था, पूर्वी यूपी। इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इनका यूपी कार्य क्षेत्र भी था और ये इलाहाबाद में जन्मे थे, ठीक है। जन्म स्थान इनका कहाँ था? इलाहाबाद। नरसिंह मेहता गुजरात सही है और नामदेव महाराष्ट्र के थे, तो ये सही है। कौन सा आंसर होगा? ये सुमेलित नहीं है, बी वाला पार्ट। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? सती प्रथा पर प्रतिबंध, रौलट अधिनियम, वुड्स डिस्पैच और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो इसमें बताइए कि सबसे अंतिम में कौन सा कार्य हुआ है? तो सती प्रथा पे जो प्रतिबंध लगा है ये लगा है 1929 में। रौलट एक्ट आया है 1919 में, ठीक है। वुड डिस्पैच 1854 का है और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का है, ठीक है। तो अंतिम स्थान किसका है इसमें से? बताइए। बी पार्ट, ठीक है। 1829 में हुआ था ना ये सती प्रथा। हाँ, 1829 में राजा राम मोहन राय जी के साथ में थे। तो ये कौन है? 1919 वाला रौलट एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इनका मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 1575 से 82, 48 से 49 1800 में, और 1790 से 1792, 1824 से 1826। तो मिलान करना है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1575 से 82। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था कब? 24 से 26। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1990 से 92। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 48 से 49, ठीक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है? ठीक है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष और मदन मोहन मालवीय। तो इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। 47 आंसर। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कबालियों ने गांधी को मलंग बाबा कहा था? ठीक है, मलंग बाबा के नाम से संबोधित किया था किसको? गांधी जी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। तो किसमें कहा गया था इनको? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। ओके, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? रेबीज, टिटनेस, मेनिंजाइटिस और पोलियो। तो कौन सा नहीं करता है? मेनिंजाइटिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित
नहीं करता है। यह मस्तिष्क के मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है। ठीक है, मस्तिष्क में खोपड़ी में एक मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली होती है, उसी में जो सूजन हो जाता है तो ये रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस। मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में होता है? एलर्जी के समय, कुष्ठ रोग के समय, कोरोना के समय, इसमें से कोई नहीं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी के समय ये होता है कौन सा? सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण। कब, क्यों? एलर्जी होती क्या है? जब आपका शरीर किसी भी चीज़ को सहने में जब क्षमता नहीं रखता है सहने की, कोई ऐसी चीज़ उसके है जो वो नहीं सह पाता है, तो वो उस चीज़ से एलर्जी हो जाती है। कहा जाता है कि हमको धूप से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, तो मतलब हमारा शरीर उसके प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाता है। हम जैसा उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। धूप में निकले तो घमौरी हो गई, कुछ हो गया तो धूप में निकलते हैं, किसी किसी को देखते होंगे दाने पड़ जाते हैं, तो वो धूप की एलर्जी हो जाती है। सांस फूलने लग जाता है इस्नोफीलिया वालों को, तो इन लोगों को ऐसे होता है। ठीक है, तो उसको एलर्जी बोलते हैं। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? शारीरिक रोध, साइटोकाइन रोध और कायकीय रोध, कोशिकीय रोध। ठीक है, तो ये जो है किससे होगा? कायकीय रोध से। ठीक है, मानव मुख में जो लार आता है, आँखों में जो आंसू आता है, आँखों में आंसू, और आँखों में आंसू हो गया, आमाशय में जो अम्ल बनता है भोजन पकाने के लिए, कहाँ का? आमाशय में जो अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? कायकीय रोध होते हैं। चलिए, बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है? बीजावरण, बीजांड, द्वार, भ्रूण और भ्रूणपोष। तो भ्रूण को, क्यों? क्योंकि जो भ्रूण होता है इसके अंदर मूलांकुर और परांकुर होते हैं। क्या होता है? मूलांकुर और परांकुर। तो जो मूलांकुर होता है यह इसके जड़, मूलांकुर जड़ और परांकुर तने की तरह विकास करते हैं बाद में। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? अविकसित पौधा इसलिए कहा जाता है। मूलांकुर और परांकुर भ्रूण में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? स्पाइडर वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामर सुअर। तो क्या नहीं पाया जाता है? स्पाइडर वानर कहाँ पे? भारत में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980, और इसमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के लिए है जब, तो इसमें वन्यजीव कहाँ से आ गया? वन्यजीव संरक्षण की बात इसमें होगी, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ही। लेकिन परिस्थिति की बात है तो पर्यावरण से ज़्यादा रिलेटेड है ना। पर्यावरण संरक्षण 1986 से आप गैस कर सकते हैं। अगला देखिए, विद्युत जनत परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो किससे परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक फाइटोप्लैंक्टन से संबंधित है? समुद्री खाद्य श्रृंखला के मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो ये सही है। और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन में अधिकतर मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं, तो दोनों सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर ग्रह की श्रेणी में आते हैं? बुध, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति। तो अंतर्ग्रह में देखिए बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ठीक है, ये चारों अंतर्ग्रह में आते हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण,
ये सब किस में आते हैं? वाह्य ग्रह में। ठीक है, तो 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला दर्रा है ना? दर्रों के नाम है नीति दर्रा, माना दर्रा, सिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? जो नीति दर्रा है ये भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ता है, नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा जो है ये भी आपका उत्तराखंड में ही है ना? लेकिन जो माना दर्रा है ये जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक में फैला हुआ है ना, तो ये जास्कर से जोड़ता है, जास्कर पर्वत श्रेणी। सिपकीला दर्रा कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है ना? कहाँ पे है? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करते हैं, बाकी आप थोड़ा सा इसको आंसर जो है देखने के लिए पॉज करके अपने हिसाब से आंसर लगा लिया कीजिए, फिर हमारा आंसर देखा कीजिए। भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। ठीक, तो इसमें से कह रहा है कि कथन ये तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और ये सही है, आर गलत है। सी में डी में दिया हुआ है ये गलत है, आर सही है। तो बताइए कि कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं, और ये जो है ये की सही व्याख्या भी करता है कौन? आर। क्यों? भविष्य की ऊर्जा जो है ये तो आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है ना? तो ये सही है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? लाल एवं पीला, हरा एवं पीला, सभी रंगों में, और लाल एवं हरे रंगों में। तो किसमें नहीं कर पाता है? लाल एवं हरे रंगों में नहीं कर पाता है विभेद वर्णांध व्यक्ति। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेत्र के शंकु की संरचना में गड़बड़ी आ जाती है थोड़ी, है ना? तो उसको वर्णांध हो जाता है वो व्यक्ति। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 75-16 किलोमीटर है, सही है। और सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है, सही है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा महाराष्ट्र की है, नहीं भैया महाराष्ट्र की नहीं है। तो किसकी है? तो गुजरात के बाद सबसे लंबी फिर है आंध्र प्रदेश की, है ना? तो कह रहा है कि सही कथन का चयन करना है, तो एक और दो सही है। ओके, आगे। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? बेतवा, क्षिप्रा, चंबल और सिंध। आप पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। इसका आंसर है बेतवा। आगे बढ़िए। एथमॉयड नामक अस्थि मानव शरीर में किस भाग में पाई जाती है? कपाल में, चेहरा, कान और नाक में। कैसे देख लीजिए, हड्डी का नाम क्या है? एथमॉयड, है ना? तो ये मानव के नाक की ऊपरी परत मानव नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है ना? चेहरा में कितनी हड्डियां होती हैं बताइए? चेहरे में 8 हड्डियां होती हैं। और कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 14, है ना? चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। नेत्र दान में स्वस्थ कार्निया का ही दान दिया जाता है। नेत्र दान मानव मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, तो यही सही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि 4 घंटे के अंदर करना चाहिए, 4 घंटे के अंदर, ना कि 24 घंटे के अंदर। बाकी सब सही हैं, ये भी सही है, ये भी, और ये सही नहीं है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन यही है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरेथ्रोपोएटिन, ठीक है, थोड़ा सा इन लोगों का नाम देख लिया कीजिए सही से, इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स के स्राव द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है।
मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स के स्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। कारण क्या है? इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की क्रिया की गति को बढ़ा देता है ना। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है? इसके ऑप्शन हैं ये तथा आर दोनों सही हैं। आर ये की सही व्याख्या करता है, ये तथा आर दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या नहीं करता है, ये सही है, आर गलत है, आर ये गलत है, आर सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसमें भैया दोनों सही हैं और ये जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन जो है जब मानव में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रिक जो होता है वो इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जिससे आरबीसी के निर्माण की गति बढ़ जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेरोटोनियम, पेरिकार्डियम, यकृत और ब्रिक। तो इसमें से कहना बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पेरोटोनियम ब्रिक के चारों तरफ घेरने वाली झिल्ली, पेरिकार्डियम हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली, यकृत मूत्र का निर्माण और ब्रिक यूरिया का निर्माण। तो बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है सही नहीं है जो वो तीसरा जो यकृत का निर्माण है वो मूत्र का निर्माण, जो यकृत है मूत्र का निर्माण और ब्रिक यूरिया का निर्माण, ये दोनों मिसमैच हैं। ठीक है, उल्टा मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि मानव में अमोनिया का निर्माण प्रोटीन के उपापचय के प्राप्त नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से होता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है ना। यकृत यूरिया का निर्माण करता है किससे? अमोनिया से, अमोनिया से, है ना। और ब्रिक जो है और रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। क्या? रक्त छानता है। ठीक है। तो कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 और 4, ये दोनों सुमेलित हैं। तो 3, 4 सुमेलित नहीं है, सी पार्ट। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, दो सूचित एक जगह संस्थान है और उसकी स्थिति है, तो कौन सा संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली, झांसी, भोपाल और कटक। तो ये बताइए कौन सा संस्थान कहाँ पे है ना। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। तो ये हो गया। ओके। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ये भोपाल में है, बी हो गया। झांसी में क्या है? तो झांसी में सस्य वानिकी व राष्ट्रीय शोध संस्थान झांसी में है, तो सी हो गया। और यहाँ पे नई दिल्ली में क्या है? नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, है ना, ये नई दिल्ली में। तो कौन सा सही है इसका? इसका सही होगा ऑप्शन बी। ओके, 4, 3, 2, 1। अगला, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। अभिकथन है कि हृदय शूल को हृदयघात के पूर्वगामी कहते हैं। तो ठीक है, हृदय शूल होता है पहले, फिर हृदयघात होता है। दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाधा उत्पन्न होने से दोनों उत्पन्न होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन हृदय शूल कम बाधा होने पर, जैसे हल्का सा बाधा होता है तो उसको हृदय शूल कहते हैं, हल्का दर्द होता है इसमें। हृदय शूल में हल्का दर्द होता है, ठीक है, इसमें हल्का दर्द होता है, हृदयघात में तेज दर्द होता है। ठीक है, तो इसका पूर्वगामी है, पूर्वगामी, और ये बाद में आता है। तो दोनों में समान प्रकार का दर्द होता है। तो इसमें सही तो भैया दोनों हैं, लेकिन ये इसका व्याख्या नहीं करता है। दर्द तो लगभग ठीक ठाक होता है, हल्का सा उसमें कम होता है,
लेकिन लगभग बराबर ही माना जाता है। लेकिन जो कह रहा है कारण और कथन, तो दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी महसूस करते हैं, ये कारण उसका नहीं हो सकता है ना कि हृदयघात आ जाए। हृदय शूल को हृदयघात का पूर्वगामी कहते हैं, ठीक है, वो पहले आता है इसलिए होता है, दोनों में दर्द समान होता है इसलिए नहीं, ये पहले आता है इसलिए कहते हैं, ठीक है। चलिए, कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, मेसेंट्रिक धमनी और रीनल धमनी, हृदय, आहार नाल, मस्तिष्क और वृक्क, तो इसका मिलान करना है। तो कौन कौन सा इसमें से सही है, क्या मिलान करना है, देखिए। तो कैरोटिड धमनी जो होती है ये मस्तिष्क से मिलेगी, है ना। कैरोटिड धमनी कहाँ होती है, मस्तिष्क में। कोरोनरी धमनी कहाँ पाई जाती है, हृदय, है ना। और मेसेंट्रिक धमनी कहाँ होती है, आहार नाल में। और रीनल धमनी वृक्क में, ठीक है। तो इसका कौन सा सही है, डी। ओके, आगे बढ़िए। स्फिंक्टर नामक कपाल मानव शरीर के निम्नलिखित में कहाँ पाया जाता है। ग्रास नली, कपाट मतलब एक जो कपाट जो एक ढक्कन टाइप का लगा होता है, और वो जैसे हृदय में भी लगा होता है ना, तो जब अलिंद से निलय में खून जाता है तो कपाट खुलता है, खून नीचे जाता है और फिर बंद हो जाता है। एक कपाट मतलब एक किवाड़ समझ लीजिए या खिड़की समझ लीजिए, तो खुलती बंद होती रहती है। तो एक खिड़की किसके किसके बीच होती है, ग्रास नली अमाशय के बीच, अमाशय छोटी आंत के बीच, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच, आलिंद और निलय के बीच। नाम क्या है खिड़की का, स्फिंक्टर। तो ये भैया होती है ग्रास नली और आमाशय के बीच, कहाँ, ग्रास नली और आमाशय के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल को। किसको, तो कार्बोहाइड्रेट, ये तो सब लोग जानते हैं लगभग कि ऊर्जा उत्पादक है। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडान। तो रेडान जो है अक्रिय गैस, ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों पाई जाती हैं। अगला, निम्न पर विचार करें, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सतलज, स्वर्ण रेखा, उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो सिंधु सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों क्या हैं, ये क्या हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, है ना। और सोन और स्वर्ण रेखा ये कौन सी नदियां हैं, अध्यारोपित, नाम लिखे दे रहा हूँ, अध्यारोपित नदियां हैं ये। तो ये दोनों हो गई अध्यारोपित, और ये तीनों कौन सी हैं, तो 1, 2 और 3, है ना, ये हैं पूर्वगामी, पूर्ववर्ती नदियाँ। चलिए आगे, निम्न कथनों पर विचार करें। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। किसी पवन के बारे में बता रहा है, तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो बताइए कौन सी पवन है वो, चिनूक है, सिराको, ब्लैक रोलर और फान, कौन सी है, देखिए, चिनूक, ब्लैक रोलर और सिराको। चिनूक, ब्लैक रोलर तो अमेरिका में है, तो ये तो, और यहाँ बात हो रही है कहाँ की, स्विट्जरलैंड की, तो कौन सा होगा, फान होगा। ये तो होंगे ही नहीं क्योंकि ये दोनों अमेरिका की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ। हेलोफाइट, जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ। पैरोफाइट, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ। या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो बताइए, तो जो पायरोफाइट होता है, तो पायरोफाइट अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं। क्या होती है, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है, अग्नि
प्रतिरोधी वनस्पतियाँ होती हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक सही सुमेलित है। और जो हेलोफाइट होती हैं, हेलोफाइट नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ होती हैं। हेलोफाइट क्या होती हैं, नमकीन वनस्पति की मिट्टियाँ, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ होती हैं। पायरोफाइट क्या होती है, अग्निरोधी, ठीक है, वनस्पतियाँ होती हैं। तो सही सुमेलित कौन सा है, लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सही सुमेलित पूछा है, तो कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। तो इसमें से जो सू नहर है, ठीक है, कील नहर जो है, ये पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ठीक है। और अन्य सही जो युग्म है, जो सू नहर है, ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये दोनों सही हैं, तो 1 और 3 सही है। और ये जो है कील नहर जो है, ये पश्चिम जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो यहाँ आर्कटिक सागर जहाँ लिखा है, ये नॉर्थ सी रहेगा, उत्तरी सागर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद्य, एंटाएसिड, एंटीबायोटिक और सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। प्रोबायोटिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए प्रोबायोटिक पद यूज किया जाता है या शब्द यूज किया जाता है। ओके। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है। किर्गिज, बोवर, यूकागीर और माओरी। तो कौन सी किर्गिज जनजाति पामीर पठार पे, बोवर कहाँ निवास करती है, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। और यूकागीर तो ये उत्तर पूर्वी साइबेरिया में, उत्तर पूर्वी साइबेरिया में। और माओरी जनजाति जो होती है वो न्यूजीलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड में। आगे बढ़िए। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी एक कृषि प्रधान देश है, सही है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो दोनों सही भी हैं और उसकी व्याख्या भी करता है। अगला बढ़िए। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित देशों में कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित हैं। जिबूती, युगांडा, सोमालिया, इथियोपिया और तंजानिया। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, ये बताना है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती हैं। कौन कौन से, इथियोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है। युगांडा और तंजानिया नहीं है। तो 1, 3, 4 डी पार्ट। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। वानआतू, कैलिडोनिया, फिजी और टोंगा। तो ये बताइए कौन सा नहीं है। जो टोंगा है यह पोलिनेशिया का है, ठीक है। टोंगा जो है यह पोलिनेशिया का है, पोलिनेशिया का भाग है, ना कि मेलानेशिया का, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी वानातू, कैलिडोनिया, फिजी ये सब मेलानेशिया में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। गैबोन, मालदीव, युगांडा और केन्या। तो बताइए भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो इन चारों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा पे 13 देश हैं। कहाँ के, तो देखिए कौन कौन से हैं।
साओ टोम प्रिंसप है, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये इतने हो गए अफ्रीका के देश। 7 देश अफ्रीका के हैं, ठीक है, प्लस एक मालदीव, इंडोनेशिया, है ना, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये हो गए आपके, ठीक है। और इधर साउथ अमेरिका से हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, तो 3 देश ये हो जाएंगे। तो 3 ये 7 10 और 3 ये 13, टोटल 13 देश हैं और ये 4वां, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों पर चयन करें। एबूसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा कथन है? सत्य कथन का देखना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो भैया प्रश्नगत सभी कथन इसमें सत्य हैं। ओके, सत्य कथन 1, 2 और 3। क्यों? एबूसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में है, सही है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ मिलाना है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, मिलाना नहीं है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो ये देखना है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान असम। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? अंशी सही है, कर्नाटक में है। बेटला झारखंड में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान भैया असम में नहीं है। तो गूगामल कहाँ पे है? गूगामल है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, असम में नहीं है। आगे, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड घट जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है तथा सबसे कम गैस में होती है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि की चाल को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। बिना माध्यम को चल नहीं पाएगी। तो जो गैस होता है उसके जो अणु होते हैं वो विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठोस के होते हैं नज़दीक नज़दीक। तो इसीलिए ठोस में सबसे तेज़ी से चलता है, ट्रांसफ़र होता रहता है एक दूसरे में, तो तेज़ी से चल जाता है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। ठोस में सबसे तेज़ होती है, गैस में कम होती है, ठीक। ये दूसरा हो गया। और वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी, है ना। तो फर्स्ट ये है। द्वितीयक, इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल, नीला, बैंगनी, जामुनी। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, द्वितीय इंद्रधनुष पूछा है। तो इंद्रधनुष क्या 2 तरीके से होते हैं क्या? तो हाँ, इंद्रधनुष 2 तरीके, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ रहता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ रहता है। ओके, उल्टा बनता है उसका। मगरमच्छ भगाने वाले लिक्विडेटर में से किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोमीथेन, क्लोरोपिक्रिन, फास्फीन और पेलेथ्रिन। तो किसका प्रयोग किया जाता है मच्छर भगाने के लिए? पेलेथ्रिन का प्रयोग, मगर मच्छर भगाने के लिए, है ना। तो पेलेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में?
तो किसका प्रयोग किया जाता है बताइए ज़रा। 87 का आंसर क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज किया जाता है। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट का नहीं किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का भी किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं किया जाता है। तो 1 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। कारागंडा लौह खनिज क्षेत्र कहाँ पे है? यूक्रेन में। तो इसको बताना है कि ए बी सही है, मतलब ए और 1 और 2 दोनों सही हैं, 2 3 सही है, केवल 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है, असत्य कथन कह रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा पेपर में, क्योंकि ये बहुत गलत होता है जब असत्य पूछता है, हम लोग सही लगा के चले आते हैं। तो देखिए कि कौन सा सही है। देखिए, जो करागांडा है लौह अयस्क, ये कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये? कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान में है, ना कि यूक्रेन में। बाकी दोनों सही हैं। तो क्या होगा? केवल 3। गलत पूछा था तो केवल 3 गलत होगा। अगला है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक सबसे दक्षिण में स्थित है? हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, मर्मुगांव, मर्मुगांव कहाँ पे है? गोवा में। और पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। और कांडला कहाँ पे है? गुजरात में। तो आप बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा है? मर्मुगांव। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुष्कर, अरावली श्रेणी पहाड़ी, ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी, श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी और उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है कह रहा है। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, 1 और 3। तो कौन सा नहीं है सही सुमेलित? तो जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कारक, जो श्रीशैलम पहाड़ी है, ये आंध्र प्रदेश में है ना? कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में स्थित है ना? इसके पर्वतमाला का क्या नाम है? नलमला। ठीक है, नलमला पर्वत माला पर है, न कि सतमाला पे थी। ओंकारेश्वर सही है, और अरावली भी सही है। ओंकारेश्वर मानधाता पे है, पुष्कर अरावली पे। तो कौन सा गलत था? केवल 3। अमलाई, राजमुंदरी, बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? कागज, सीमेंट, पेट्रो रसायन और उर्वरक। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? कागज के लिए प्रसिद्ध हैं। ओके, किसके लिए? कागज के लिए। और ये अमलाई कहाँ पे है? तो अमलाई भैया एमपी में है। राजमुंदरी कहाँ पे है? तो राजमुंदरी सब जानते होंगे, आंध्र प्रदेश में है। और बल्लारपुर कहाँ पे है? तो बल्लारपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये सब किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कागज के लिए, कागज उद्योग के लिए। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति दिया हुआ है। तालचर, सिंगरेनी, कर्णपुरा, सिंगरौली। ठीक है, अवस्थिति इसकी है महानदी घाटी, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, सोन घाटी। अब पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तालचर महानदी सुमेलित है, बिल्कुल है ना? सिंगरेनी नर्मदा घाटी सुमेलित है, नहीं है। क्यों? सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। किस नदी के तट पर है ये? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी के तट पर है, न कि नर्मदा के। ठीक है, कर्णपुरा दामोदर नदी और सिंगरौली सोन घाटी। तो सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना में, गोदावरी नदी तट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन।
विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है आग्नेय शैलों से, कायांतरित शैलों से, प्लेसर निक्षेपों से और उपरोक्त में से सभी। कौन सा सही होगा इसमें? प्लेसर निक्षेपों से। 80% जो है टिन कहाँ से? प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। अधिकतर प्लेसर निक्षेप हैं, इनका फैलाव दक्षिण पूर्व एशिया में है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, प्लेसर निक्षेपों में। टिन कहाँ पाया जाता है? प्लेसर निक्षेपों में। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक, तो इसमें बताना है कि केवल एक, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और ना ही एक ना ही दो। तो इसमें भैया दोनों सही है। AGR में केवल दूर संचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया गया है और इसका जो आधार वर्ष है 11-12। AGR का फुल फॉर्म क्या होता है? एडजस्टेड ग्रास वैल्यू। क्या होता है? एडजस्टेड ग्रास वैल्यू। ठीक है, तो इसका दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसको कहते हैं IFCI। भारतीय औद्योगिक को ऋण एवं निवेश को कहते हैं ICICI बैंक, नाम सुना होगा। इसको कहते हैं IDB और इसको कहते हैं नाबार्ड। नाबार्ड इसको कहते हैं नाबार्ड, और ये हो गई IDB, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, है ना। तो IDB की स्थापना कब हुआ है? 1964 में। नाबार्ड 1982 में, है ना, 1982 में। और ICICI, इसका स्थापना हुआ है 1955 में। और 1848 में IFCI की, 1948, सॉरी 1848 नहीं, 1948 में। तो सबसे कह रहा है कि किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो किसकी हुई है? नाबार्ड की। कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। तो सही है। क्यों? क्योंकि जब भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तो मुद्रा का जो वैल्यू होता है अवमूल्यन, मतलब उसको घटा दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। इसको हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए अभी $1 बराबर आपका 83 रुपया है। ठीक है, अब अगर इसका तो हमें कोई सामान मिल रहा है, अगर ये कॉपी लेनी है हमको 83 मिल रही है, तो मान लीजिए हम $1 की ले रहे हैं, तो हम उसको आयात कर लें या निर्यात कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय जब अगर यही चीज़ हमने $1 को 100 रुपया कर दिया, तो हमारी कॉपी जो है वो 83 की ही बन रही थी ना। तो अगर हम अब कोई सामान $1 का लेंगे, बाहर से मंगाएंगे, तो वहाँ तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे? 83 में बना के हम उसको निर्यात कर देंगे और $1 ले लेंगे और यहाँ पे उसका 100 रुपया बना लिया करेंगे। तो क्या हो जाता है? निर्यात जो है यहाँ पे सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं। और ये दोनों सही हैं और आर की आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं?
पूंजी निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संशोधनों का विकास, कुशल आवंटन एवं रोजगार सृजन। ओके, तो राजकोषीय नीति में कौन कौन से सम्मिलित हैं? नीचे कोट दिया हुआ है, 2, 3, 4, 1, 3, 4 उपरोक्त सभी या इसमें से कोई नहीं। तो पूंजी निर्माण सम्मिलित है। और देखिए संतुलित क्षेत्रीय विकास ये भैया नहीं है। देखिए क्या कह रहा है राजकोषीय नीति में, तो राजकोषीय नीति में पूंजी निर्माण तो है, ठीक है, संतुलित विकास नहीं है, संसाधनों पर कुशल आवंटन और रोजगार सृजन यह है। तो कौन सा? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है? नहीं, राजकोषीय नीति सॉरी जो है संतुलित क्षेत्रीय विकास ये भी सही है इसका, ठीक है। तो ये चारों सही है ना, चारों सही है। देखिए राजकोषीय नीति आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक आय तथा हीनार्थ प्रबंधन इत्यादि सम्मिलित है। ओके, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन। विश्व में 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? महासागरीय पेटी, अटलांटिक पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत महासागर पेटी। कूट दिया हुआ है 1, 3, 3, 4, 2, 4, केवल 4। तो बताइए कि कौन सा सही है? तो इसमें सही है महासागरीय पेटी तो है ही है, और मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी तो परिप्रशांत पेटी। महासागरीय पेटी तो रहती ही है, लेकिन कौन सी? मध्य महासागरीय पेटी, है ना, तो बी पार्ट सही है। कौन सा? मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत महासागरीय पेटी में 80% सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें नहीं, ठीक है। तो 3 और 4 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स, ठीक है, बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? देखिए बेनिलक्स में बे से बनता है बेल्जियम, नी से बनता है नीदरलैंड, लक्स से बनता है लग्जमबर्ग। तो नॉर्वे यहाँ क्या कर रहा है? तो नॉर्वे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर। यगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा दिया जाता है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, ठीक है। यगमार्क। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर सूचकांक दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जर्मनी मिड डेक्स सही है, थाईलैंड का सेट सही है, यूएसए का भैया टाइक्स यूएसए का नहीं है, ठीक है। तो यूएसए का क्या है? यूएसए का जो है उसका नाम है नासडाक। क्या नाम है? नासडाक। और ये टाइक्स कहाँ का है? तो टाइक्स है ताइवान का। कहाँ का है? ताइवान का टाइक्स है, टाइक्स। और इंग्लैंड का FTSC, ओके, FTSC, ठीक, इंग्लैंड का है। तो ये तीनों सही हैं, ये गलत है, सी पार्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा अपस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। मुद्रा अपस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। तो इसमें केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि ये तो सही है, ये मुद्रा अपस्फीति को मुद्रा का प्रसार नहीं कहते हैं, मुद्रा स्फीति को मुद्रा का प्रसार कहते हैं। मुद्रा स्फीति को। मुद्रा अपस्फीति क्या होती है? मुद्रा की वैल्यू घटने लगती है। मुद्रा स्फीति क्या होती है? मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है ना। मुद्रा अपस्फीति और मुद्रा स्फीति में पहले तो अंतर देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा स्फीति में जो है
जब मुद्रास्फीति के मूल्य में कमी होने, वैल्यू जो है मुद्रा की घट जाती है और चीज़ें बहुत महंगी होती चली जाती हैं, तो होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति। और अपस्फीति में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। मुद्रा की वैल्यू जो है ये क्या होती है, मजबूत होती है, और जो महंगाई है वो घटती है। ठीक है, और मुद्रा अपस्फीति मुद्रा का प्रसार है। तो मुद्रा का प्रसार मुद्रा अपस्फीति नहीं है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो पहला सही है और गलत है बाकी दूसरा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइप्रस, निकोसिया, ठीक है सही है, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद सही है, बोत्सवाना, गेबोरोन सही है, और नामीबिया विक्टोरिया ये गलत है भैया। नामीबिया का जो राजधानी है वो क्या है, विंडहॉक है। क्या है, विंडहॉक। और जो विक्टोरिया है किसकी राजधानी है, तो ये है सेशल्स की राजधानी। ठीक, सेशल्स की राजधानी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। 5 राज्य दिए हो गए हैं। तो देखिए, बांग्लादेश से सीमा साझा करने के लिए मान लीजिए हो गया बांग्लादेश, तो इसमें असम इधर से पूरा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ बीच में आपका हो जाएगा मेघालय, यहाँ त्रिपुरा भी लग जाता है और मिजोरम भी ऐसे लगा हुआ है ये। ठीक है, तो ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मिजोरम, ये है पूरा समझ लो बांग्लादेश ऐसे लगा हुआ है। और आपका जो मणिपुर है, मणिपुर नागालैंड इधर असम से लग जाते हैं, तो ये इससे नहीं लग पाते हैं बांग्लादेश से, है ना। तो मणिपुर और कौन सा, मिजोरम, नहीं मिजोरम तो लगता ही है, त्रिपुरा भी लगता है, असम भी लगता है, नागालैंड नहीं लगता है। तो 3 और 5 नहीं लगते हैं, किससे, बांग्लादेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ कृषि मंत्रालय। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक एवं कृषि मंत्रालय। तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है नाबार्ड द्वारा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड द्वारा। अगला, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्मार्ट सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन, और प्रधानमंत्री जन औषधि। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 को जारी हुई थी ये। प्रधानमंत्री जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है, तो ये 2016 का है योजना, 2016 की योजना है। स्मार्ट सिटी वाली कौन सी योजना है? तो स्मार्ट सिटी कब चालू की थी? 2015 में। और मातृवंदन योजना, तो ये मातृवंदन योजना जो है कब हुई थी? 2017 में। तो सबसे नया कौन है, अभी जल्दी ही शुरू किया गया है, 2017 वाली मातृवंदन योजना। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो आप सब जानते हैं जैसे इसका क्या है, उच्चतम उत्पादकता में वह चीन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वर्ण के भंडार में विश्व के प्रथम स्थान चीन का है? नहीं भैया, प्रथम स्थान चीन का नहीं, किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, किसका है? चीन का है। उत्पादन चाइना सबसे ज़्यादा करता है, और भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। इसको याद रखिएगा। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, यह सही है। तो इसका कह रहा है कि सत्य कथन बताना है, तो केवल 3। आगे बढ़िए, तापीय विलोमता का आशय है
बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटना चाहिए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कह रहा है तापीय विलोमता, तो तापीय विलोमता ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ेगा तो विलोमता होगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में बढ़ता तापमान क्या हो जाएगा, विलोमता। क्योंकि सामान्यतः जब ऊंचाई बढ़ती है तो ताप को घटना चाहिए, है ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है मध्य पूर्व में, पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। तो क्या हो जाएगा कि जो है कनात सिंचाई व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि पहाड़ों के जल जो होता है उसको मैदानी भागों में लाकर यहाँ पे फसलों की सिंचाई की जाती है। ओके, और ये कहाँ होता है, मध्य पूर्व में, मध्य पूर्व क्षेत्र में इसको अपनाया गया। ज़्यादातर इसको ईरान और ईरानी क्षेत्र में ज़्यादातर इसको चलाया जाता है, ईरान में। ठीक है, चलिए यहाँ पे कथन और कारण दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, सही है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ था, तो ये भी सही है, और दोनों इसके व्याख्या भी करता है। तो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों के काट कर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी। तो बताइए कौन सा जिला है। तो इसमें जो है महोबा, महोबा में क्या है, जो है गोखर पहाड़ काट कर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को निर्मित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र रहना चाहिए, संयंत्र लिखा है, नरौरा किस जिले में स्थापित है? बुलंदशहर, बरेली, रामपुर, बिजनौर में। तो कहाँ है, बुलंदशहर में। ये दो भाग में इसको डेवलप किया गया है। पहला 1 जनवरी 1991 और दूसरा कब हुआ, 1 जुलाई 1992, अगले साल। ठीक है, उसी के। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ओके, तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है भैया, ये क्या कह रहा है कि कानपुर में उपस्थित नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, कानपुर में कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है, चर्म संस्थान भी कानपुर में है, और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड भी कानपुर में है। और जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, ये आपका इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में या प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज में एक जगह है कौन सी, बमरौली, वहीं पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? महाजन और साहूकार, आढ़तिये, व्यापारी, सहकारी समितियां। गैर संस्थागत स्रोत नहीं है। ठीक है, तो संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत स्रोत क्या होते हैं? संस्थागत स्रोतों में आता है सरकारी समितियां, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सरकारी होते हैं संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत में महाजन, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये। तो जो सहकारी समितियां हैं आपके गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज। ओके, तो बताइए इसका क्या होगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, लिटरेसी रेट भी श्रावस्ती का सबसे कम है, 117 क्या है। निम्न
कथनों पर विचार कीजिए। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है, सही है। और 2011 में जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, द्वितीय स्थान पर है, लगभग 4.5 करोड़ जनसंख्या के साथ। ठीक है, लगभग 5 करोड़ 10 लाख जनसंख्या के साथ महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। तो कौन सा आंसर सही है? केवल एक। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था। राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। सभी कथन सत्य हैं। तो कह रहा सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है भैया? ये है पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो मथुरा जिले में है, न कि गोरखपुर में है। कहाँ पे है? मथुरा में है। इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिएगा, पशु चिकित्सा विज्ञान है। मथुरा में भगवान कृष्ण हमेशा पशुओं को चराते थे, पशु मतलब गाय को चराते थे, तो पशु ही तो वहाँ पे पशु ज़्यादा हैं। पशु चिकित्सा संस्थान विज्ञान जो है विश्वविद्यालय है वो वहीं पे है, मथुरा में, ना कि गोरखपुर में है। थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है, बाकी आप अपने समझ से याद कर सकते हैं कुछ बना के। बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर, भोक्सा। तो बिजनौर जिले में रहती है कौन सी जनजाति? माहीगीर इस्लाम धर्म को मानती है। ओके, और बिजनौर में ही भोक्सा भी रहती है। ओके, और ये राजपूत अपने आप को मानते हैं। ठीक है, राजपूत वंशी मानते हैं। खरवार और बैंगा कहाँ के हैं? ये आपके सोनभद्र के हैं, सोनभद्र के जनजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मेला दिया हुआ, दूसरी तरफ आयोजन स्थल। ध्रुपद मेला, वाराणसी, पशु मेला, बटेश्वर, सोरो मेला, एटा। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, है ना। ध्रुपद मेला वाराणसी में, पशु मेला बटेश्वर और सोरो मेला एटा, उपरोक्त सभी। पल्मा रेशियो संबंधित है पर्यावरण क्षति मापन से, आय विषमता मापन से, बेरोजगारी मापन से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या नाम है? पल्मा रेशियो। तो पल्मा रेशियो किससे है? आय विषमता मापन से। ओके, आय विषमता मापन से है। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? पंजाब एवं मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम, और उत्तर प्रदेश एवं मेघालय। तो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? जनसंख्या प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम में सबसे कम है। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? रानी अहिल्या ने, हरिश्चंद्र ने, राणोजी ने, और काशी नरेश ने। तो किसने? रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। ओके, चलिए। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नो नियतिवादी अवधारणा। इनमें से कोई नहीं, तो नो नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। ओके, अगला। यहाँ से आपका करंट अफेयर चालू हो गया है। तो ये पुराना करंट अफेयर है, तो इसको हम नहीं करेंगे। नया करंट अफेयर की जब क्लास होगी तो उसको करिएगा, क्योंकि अब ये तो आना नहीं है पेपर में। तो आप उधर के बाकी क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे अगले एक नया टेस्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।